हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है आपका ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है सीटेट में ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सब में 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर पेडागोजी होता है, 15 नंबर आपका कंटेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ईवीएस में जो टॉप 15 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो कंटेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, पेडागोजी इसमें नहीं है, पेडागोजी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ईवीएस से रिलेटेड जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हम आने वाली क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल आज की जो क्लास है उसमें हम ईवीएस के टॉप जो 15 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके आने वाली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है। ठीक है, यानी जो धरती है उस पर अलवण जल की उपलब्धता जो है बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है। क्या वो नदियां हैं, झरने हैं, ग्लेशियर यानी कि हिम नदी है, या फिर है जलप्रपात। वो तो किसमें है, वो है ग्लेशियर यानी कि हिम नदी में। ठीक है, यानी कि हिम नदी जिसको कहते हैं या ग्लेशियर कहते हैं, उसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी जो जल है, जल टॉपिक जो है यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव बताना है। पहला है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि इसमें विभिन्न पदार्थों की घोलने की क्षमता है, ये भी सही है। जो जल एक ऐसा जो है पदार्थ कह सकते हैं जिसमें घोलने की क्षमता होती है। ठीक है, ये सही है। तीसरा कि जल का घनत्व जो है 100 अंश सेल्सियस में सर्वाधिक होता है, ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ठीक है, जल का जो घनत्व है 100 अंश सेल्सियस पर सर्वाधिक नहीं होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी आपका सही है। निगेटिव पूछ रहा है, ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं। यानी ऐसा परिवार जिसमें उसके माता पिता भी हों, साथ में उनके छोटे भाई हों, दादा दादी हों, चाचा चाची हों, तो इस तरीके के परिवार को क्या कहते हैं। क्या वो मातृवंश परिवार कहलाएगा जिसमें रीता की माता मुखिया है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, ये भी गलत है। एकल परिवार तो होगा नहीं, क्योंकि एकल परिवार में सिर्फ माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, वो भी अविवाहित होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा कि संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, बिल्कुल सही। ये जो परिवार है वो क्या कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो माता पिता हों, उनके दादा दादी हों, चाचा चाची हों, सभी जो जितने भी सदस्य हैं वो एक ही परिवार होंगे और एक ही छत के नीचे रहेंगे। ठीक है, एक साथ रहेंगे एक ही छत के नीचे, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। यानी जो ऐसे पशु जिनके सामने के जो दांत होते हैं वो पैने होते हैं, चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं, तो इस प्रकार के जो पशु होते हैं जिनके ऐसे दांत होते हैं वो किस प्रकार के भोजन खाना पसंद करते हैं। क्या वो दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे जो पशु होते हैं मांस नहीं खाते हैं। दूसरा है कि घास एवं साग खाते हैं। तीसरा फल खाते हैं या फिर अनाज खाते हैं।
तो ऐसे पशु जिनके सामने के जो दांत होते हैं पैने होते हैं, चपटे होते हैं और जो चौड़े होते हैं, वो क्या खाते हैं, वो घास और साग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे गाय भैंस हो गए, ये सब क्या करते हैं, घास और साग खाते हैं। इनके जो दांत होते हैं पैने तो होते ही होते हैं सामने के, चपटे और चौड़े भी होते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो गायों में भैंसों में इस प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो पौधे खारे जल में उगते हैं क्या कहते हैं उनको, क्या वो लवण मृदोद्भिद होते हैं, बिल्कुल सही, उनको लवण मृदोद्भिद या फिर हैलोफाइट कहते हैं, जो जल खारे जल में उगते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला कहाँ से संबंधित है, यानी एक ऐसी चित्रकला है जिसमें जो है एक कथा का चित्रण करते हैं, यानी एक कथा का जो है एक तरह से व्याख्या करते हैं और उसमें सिर्फ जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है रंग, उसका यूज किया जाता है। इस चित्रकला को चित्रकाठी भी कहते हैं। तो ये चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, क्या यह महाराष्ट्र से संबंधित है, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से या फिर कश्मीर से। तो ये जो चित्रकला है जिसको चित्रकाठी कहते हैं, जो कि प्राकृतिक रंगों से बनाकर तैयार की जाती है, ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ की ये चित्रकला है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये है महाराष्ट्र की। जैसे आपका जो है मधुबनी जो चित्रकला है वो आपका बिहार से प्रसिद्ध है, वैसे ही ये जो चित्रकाठी कहते हैं जिसमें प्राकृतिक रंगों का भी यूज करते हैं, वो कहाँ पे प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। यानी कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो हिमाचल प्रदेश यानी भारत के हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, और वो कौन सी जनजाति है, क्या वो संथाल यानी संथाली जनजाति हैं, या फिर गद्दी जनजाति है, या फिर गोंड जनजाति है, या फिर सहारिया जनजाति है। तो वो कौन सी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में रहती है, वो है गद्दी जनजाति। ठीक है, एक आदिवासी वर्ग है जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वो कौन सी जनजाति है, वो गद्दी जनजाति उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है, ऐसे पूछा जाता है, या फिर कई बार पूछा जाता है कि मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, क्या वो सत्रिया नृत्य है, रौफ नृत्य है, चेराव नृत्य है, या फिर है गरबा नृत्य। तो ये कौन सा नृत्य है, तो ये है चेराव नृत्य। चेराव नृत्य कहाँ का है, तो ये है मिजोरम का। ठीक है, जिसमें बांस के डंडियों की सहायता से जो है नृत्य करते हैं, इसको चेराव नृत्य कहते हैं। कई बार आपको एग्जाम में चिराव भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चिराव नृत्य, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चिराव नृत्य भी बोलते हैं और चेराव नृत्य भी बोलते हैं। कहाँ की है, मिजोरम की है, जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, क्या वो कश्मीर से बंगलौर तक का है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, मिजोरम से गुजरात है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका। ठीक है, यहाँ तीन ही ऑप्शन है। यहाँ पे जो सही है यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो कौन सा है, वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का जो रेल मार्ग है वो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री ये जो कल्पना चावला हैं ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, इनका निधन अंतरिक्ष यान में ही हो गया था। किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो क्या ये 2000 में हुआ था, 1998 में हुआ था, 2006 में, या फिर 2003 में। तो इनका कब हुआ था निधन, इनका हुआ था 2003 में। कल्पना चावला जो थी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जिनका निधन अंतरिक्ष से वापस आते समय 2003 में अंतरिक्ष यान के अंदर ही हो गया था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों से अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ के तनों से अपने घोंसले बनाते हैं।
क्या वो कौवे हैं? तो कौवे तो हैं नहीं हैं। बसंत गौरी या बारबेट है, या फिर जो है शकरखोरा जिसको सनबर्ड कहते हैं, या फिर दर्जन चिड़िया है। ठीक है, घोंसलों से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पूरा एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, जिसमें जितने भी पक्षी हैं और जिस जिस तरीके से वो अपने घोंसले बनाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पक्षी जो पक्षी पेड़ के तनों से अपना घोंसला बनाता है वो कौन है? तो वो है आपका बसंत गौरी, जिसको बारबेट कहते हैं। ये एक ऐसी पक्षी है जो पक्षी जो है पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाती है। जैसे पेड़ है मान लीजिए ये, ठीक है, तो इसका जो तना है इसमें घोंसला बनाती। बहुत सारी होती जो यहाँ पे टहनियों में बनाती हैं घोंसले, यहाँ बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। और जो ये बसंत गौरी है ये तनों में बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कौन है? बसंत गौरी, जिसको बारबेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था। क्यों कहा था? यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है इसलिए, या फिर यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है इसलिए, या फिर इससे भूख बढ़ती है, यानी विटामिन सी से भूख बढ़ती है इसलिए, या फिर यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है इसलिए। तो महामारी के समय जो डॉक्टर हैं वो विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए इसलिए कहते हैं, या फिर मात्रा बढ़ाने के लिए इसलिए कहते हैं, ताकि वह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता रहे, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा रहे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी एक उदाहरण के माध्यम से कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थी से एक टीचर ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा, तो इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में, विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, या फिर प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थी की मदद करना, या फिर फोर्थ है कि विद्यार्थियों के अंतःबोधीय विचारों का अन्वेषण करना। इसका जो सही होगा वो ये होगा कि विद्यार्थियों के अंतःबोधीय विचारों, यानी उसके जो भी विचार हैं उसका अन्वेषण करना, इसका जो है उद्देश्य रहा जो शिक्षक प्रश्न पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? ठीक है, कौन सा प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? क्या वर्गीकरण प्रयोग करना होगा, या फिर जो है संप्रेषण एवं चरों की पहचान है, या फिर अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना, या फिर नक्शा बनाना और मापन करना। तो कक्षा 4 के जो अध्यापक हैं अयान, वो एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में हमारे से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल का प्रोत्साहन मिलेगा? तो इससे जो है अवलोकन करने का, यानी जब वहाँ पे जाएंगे संग्रहालय देखने तो वहाँ पे वो अवलोकन करेंगे, साथ में मॉडलों का निर्माण करने की क्या होगा, कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा, यानी जल में जो वस्तुएं होती जो घुलनशील होती है उनका अवलोकन करने के लिए एक टीचर है जिसका नाम मीरा है। वो जो है ईवीएस की क्लास में अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का जो सर्वोत्तम कारण क्या है, यानी ये सब चीज़ें मंगाने का या लेकर आने का जो मेन कारण है, जो सबसे अच्छा कारण है, वो क्या हो सकता है? पहला है कि प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, या फिर दूसरा है कि छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है। जी नहीं।
सी नंबर है कि छात्रों को सम्मिलित करना जिससे कि उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। बिल्कुल सही, इन सब एक्टिविटी में छात्रों को शामिल करना, और अगर ये सारी वस्तुएं उनको वो अपने घर से मतलब छात्रों से कहती कि वो अपने घर से लेके आए, तो जाहिर सी चीज़ें हैं कि बच्चे जो है उस चीज़ पे गौर करेंगे ऐसी चीज़ें क्यों मंगाई जा रही हैं। और अगर एक्टिविटी उन करने में वो सभी सामान का यूज होता है तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सी नंबर सही है। डी है कि छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। बिल्कुल सही, जो छात्र हैं वो अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सी और डी आपका पहला ही ऑप्शन दिया है, जहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। ठीक है, ईवीएस के थीम से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्या है ईवीएस का थीम, क्या पदार्थ है? तो पदार्थ तो कोई थीम है नहीं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये आपका थीम है। प्राकृतिक संसाधन थीम नहीं है। भोजन का संरक्षण ये भी थीम नहीं है। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस है उसका जो एक थीम है वो है, एक मतलब है तो कई थीम, उनमें से जो एक थीम है वो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये आपका एक थीम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये आपका ईवीएस का जो कई थीम है उनमें से एक थीम है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। यहाँ से आपका यानी थीम से आपके हमेशा एक क्वेश्चन बनते हैं हर सीटेट एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आने वाले क्लास में जो पशु होते हैं, यानी जो पशु या पक्षी कह सकते हैं, जो पक्षी होते हैं जिनके घोंसलों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो आवास हैं, विभिन्न राज्यों के जो आवास हैं, यानी मनुष्य के जो आवास, जैसे असम में बांस के घर बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से राजस्थान में घास फूस के घर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही विभिन्न राज्यों में जो पकवान बनाए जाते हैं, कौन कौन से पकवान किन किन राज्यों में प्रसिद्ध हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पूछा जाता है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ईवीएस की जो भी अभी इम्पॉर्टेंट क्लासेस, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बची है, वो हम पेपर से पहले ज़रूर डिस्कस करेंगे। साथ ही जो पैडागॉजी है, जहाँ से आपका, क्योंकि पैडागॉजी तो हमेशा आता ही आता है 15 नंबर का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।